हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद तमन। देखिए, इस चैनल में हम एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहते हैं। वो आपकी बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं और उनसे बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस होते हैं। और हम जो वीकली 2 से 3 वीडियो अपलोड करते हैं, एक ये जो आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं संडे वाली वीकली करंट अफेयर्स की, इसमें जितने भी एक सप्ताह में दैनिक समसामयिकी या जो भी करंट की चीज़ें घटी होंगी जो आपके पेपर से रिलेटेड होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी जो वीडियो होती है हमारी वो थर्सडे या वेडनेसडे को आती हैं, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होती हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम हाल ही में 20 लाख करोड़ का पैकेज और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। और 20 लाख करोड़ वाला पैकेज वाली जो वीडियो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी सीरीज़ पड़ी है, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का उसके 4 पार्ट रिलीज़ हो चुके हैं, तो वो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स रिलेटेड। और हम अभी कुछ एनिमेटेड वीडियोस पे काम कर रहे हैं जो जल्दी आपके सामने आएंगी। चलिए, तो इस वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखिए कुछ की पॉइंट्स न्यूज़ में बता देता हूँ आपको, जो वीकली जो एक सप्ताह के अंदर इस सप्ताह के अंदर घटी है। पहली, यूनिफिल इन्वायरमेंट अवार्ड 2020 यानी यूनिफिल इन्वायरमेंट अवार्ड 2020 किसको मिला, ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है, भारत की पहली ई लोक अदालत, क्या होता है ई लोक अदालत, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है, ये सारी चीज़ें हमको अब आपको बताएंगे। ईरान और चीन के बीच $400 बिलियन का व्यापार समझौता हुआ। ये व्यापार समझौता कहाँ तक अच्छा है और भारत के क्या परिणाम होंगे इस पर, ठीक है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। गूगल इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया, गूगल ने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया का सर्वश्रेष्ठ वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 किस भारतीयों को मिला, और आपके पेपर में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी बैंक के नए उपाध्यक्ष, उनके बारे में हम बताएंगे। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किससे मिला, इनमें भारतीय भी शामिल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो की पॉइंट्स न्यूज़ है हमारी जिसके बारे में ज़्यादा हाईलाइटेड करेंगे, वो अमेरिका ने चीन द्वारा फ़ायदा उठाने के कारण हांगकांग को दिया विशेष व्यापार अनुबंध को रद्द किया, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये सभी जो न्यूज़ हैं करंट की और जितनी भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो सारे आप देख सकते हो, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसी के साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए जाके। वहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स डालते हैं और आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके एग्जाम्स रिलेटेड वो हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नई जो आज की न्यूज़ है उसकी तरफ। हवा में भी फैल रहा है कोरोना, WHO ने कहा था इस वीक की शुरुआत में ही कहा था। क्या कहा था भाई WHO ने माना था कि हवा से भी कोरोना वायरस फैल रहा है। अब WHO ने क्या कहा था कि <5 माइक्रोन, कितना 5 माइक्रोन के यानी 5 माइक्रोन कितना होता है, 5 माइक्रोन आकार की बूंदों के कारण हवा से फैल रहा है। मतलब 5 माइक्रोन की बूंदें भी अगर आपकी जो कफ की या छींक की जो भी होती हैं, जिनसे ड्रॉपलेट आप बोल सकते हैं एक तरह से, तो वो बूंदें भी अगर हवा में रह जा रही हैं या सतह पर ज़मीन की रह जा रही हैं तो उनसे भी कोरोना फैल रहा है। अच्छा, क्या ये 5 माइक्रोन कितना होता है, तो 5 माइक्रोन के मतलब इसका आकार अगर आप देखेंगे तो बाल 50 माइक्रोन का होता है। अब आप समझ लो कि 5 माइक्रोन कितना छोटा होगा। अगर उतनी भी छोटी ड्रॉपलेट आपकी ज़मीन पर पड़ जाती हैं तो भी कोरोना के चांसेस जो है वो हवा में रह जाते हैं। जैसे आप ये फ़ोटो देख रहे होगे, हम इसी तरह लाए हैं। ये देखिए, जब आप खांसते हैं छींकते हैं तो इन बहुत ज़्यादा केसेस में अब तो लोग हाथ लगा लेते हैं या मास्क पहनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में क्या है, जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये कुछ हवा में रह जाती हैं और कुछ ज़मीन पर आती हैं। तो इनके खतरे, इनके कारण हवा में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है। अच्छा, क्या हुआ था जिसके कारण ये सारी चीज़ें WHO ने कहा, तो 6 जुलाई 2020 को 239 डॉक्टर्स, कितने 239 डॉक्टर्स ने एक लेटर पर साइन किया जिसमें लिखा था कि हवा से कोरोना फैल रहा है। ऐसा WHO को लिखा था लेटर, किसने, 239 डॉक्टर ने। अच्छा, WHO के द्वारा यह कहा गया कि बंद जगह या भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे सार्वजनिक जगह होती हैं, कोरोना संक्रमण की आशंका है, किससे, हवा में संपर्क में आने में, है ना। जैसे बंद जगह आप वहाँ पे खांसे या छींके तो वो जितनी भी ड्रॉपलेट है वो उसी इन्वायरमेंट में रह गई, बंद वाले में। अच्छा, अगर आप सार्वजनिक भीड़ में ऐसा किए तो वहाँ पे भी जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो वहाँ पे भी संक्रमण का खतरा किससे है, ये हवा की माध्यम से। अच्छा, कोरोना संक्रमित लोगों के खांसने तथा छींकने से गिरने वाली बूंदों व भाप की हवा से, जैसे अब ये देख रहे हो टोटल भाप की हवा के मिश्रण में होने से ये दावा को, या मतलब हवा को संक्रमित कर रहा है, ठीक है ना। चलिए
ये एक चार्ट है की डिफरेंस इन ट्रांसमिशन। देखिए किस तरह से ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू, एयरबोन के थ्रू ये सारी चीज़ें फैल रही हैं। जैसे आप हाथ लगा 5 मोर देन 5 माइक्रोन, एक 60 से 120 माइक्रोन के रेडियस की जितनी भी होती है ये इतने में फैल रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में ली सिन लुंग सिंगापुर के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। ये हाईलाइटेड न्यूज़ है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में कि चौथी बार हाल ही में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री वो कौन है। तो आप लिख दोगे ली सेन लुंग। ये कौन है, सिंगापुर के इलेक्शन में जीत कर चौथी बार हुए। अच्छा, साउथ कोरिया ने, आप ये चीज़ आप देख लीजिए कि ये कोरोना पैंडेमिक में भी चुनाव करवा रहे हैं। देखिए पहली जो चुनाव करवाए थे कोरोना पैंडेमिक के अंदर वो साउथ कोरिया ने कराए थे। साउथ कोरिया ने एशिया में, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में कोरोना के चलते चुनाव करवाने वाला पहला देश बना था। उसके बाद ये दूसरे देश में ये निकल के आए हैं जिन्होंने चुनाव करवाया। किसने? सिंगापुर ने। अच्छा, आप सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यहाँ पे 105 सीटें हैं टोटल। कितनी सीटें हैं? 105 सीटें। अच्छा, और क्या है? 105 सीटें टोटल सिंगापुर असेंबली में है, जिनमें से 93 सीटों, कितनी? 93 सीटों में चुनाव होता है। बाकी जो 9 सीटें बचती हैं वो बाकी जो 9 सीटें हैं वो नॉमिनल होती हैं, मतलब नॉमिनेटेड होती है। उनको उनमें चुनाव, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा में होती है ना नॉमिनेटेड सीटें, उस तरह से नॉमिनेट किया जाता है अलग अलग फील्ड से 9 लोगों को। उसके बाद जो 3 सीटें बचती हैं वो 3 सीटें कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, यानी संविधान की बॉडी से रिलेटेड होती हैं और उनमें चुनाव मतलब उनमें उनको चुन के लाया जाता है लोगों को, ठीक है ना। इसमें से 83 सीटें मिली हैं। 93 सीटों में से चुनाव होता है, जिसमें से 83 सीटें मिली हैं इनको, ली सिंग ल्यूंग को, और ये प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के, ठीक है ना। ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत यूनाइटेड किंगडम के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। मतलब भारत और यूएस की जो दोस्ती, एक तरह से आप बोल सकते हो, या जो भी व्यापार समझौते होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे करवाए हैं इस बार। और मैं अभी आगे भी एक न्यूज़ कवर की मैंने, उसमें भी बताया कि कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ है। देखिए यूएसए ने 462 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था। किसके? इंडिया के। कितने? 462 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, जिसमें से 20,131, कितनी? 20,131 जॉब्स मिली हैं लोगों को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि इंडिया ने 120 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। कहाँ पे? यूएसए में, जिसमें 5,229 लोगों को जॉब मिली है। अच्छा, थर्ड जो है वो थर्ड पोजीशन पे जो है वो जर्मनी बना था, ठीक है। जर्मनी मतलब पहला जो है वो यूएस बना था, जिसने 462 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे 20,131 लोगों को जॉब मिली। दूसरा इंडिया बना था, जिसने 120 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। और तीसरा जाके जर्मनी बना, और उसके बाद फ्रांस बना। मतलब इस लिस्ट में जो एफडीआई की लिस्ट निकलती है, रिपोर्ट निकलती है एक टाइप पे, उसमें यूएस ऊपर था, फिर इंडिया था, फिर जर्मनी था, और फिर फ्रांस था। इतने लोगों ने अपना जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ाया है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एफबी ने जियो के अंदर, ये एफबी कहाँ है? अमेरिका की कंपनी है, और इसने जियो के अंदर इन्वेस्ट किया था। और हाल ही में गूगल ने भी जियो के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो इससे क्या हुआ कि आप भारत में कहीं ना कहीं एक तरह से एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ा बना, और इससे जो है भारत की सेकंड पोजीशन बन गई, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में, देखिए मैंने आपको बताया कि 2020 में कौन? यूएस, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने इन्वेस्टमेंट इस तरह से किया है कि इनकी जो लेंथ है, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रिपोर्ट में इनकी पोजीशन आई, वो इस तरह से आई। यूके में किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई परियोजनाओं की संख्या के आंकड़े 10 जुलाई 2020 को यूके सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग यानी डीआईटी द्वारा जारी किए गए थे। डीआईटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार यूके किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत अब भारत से है, ठीक है ना। मतलब यूके का सबसे बड़ा स्रोत अब भारत से एफडीआई के थ्रू है। चलिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ में तो चलते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 का चौथा चक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। मतलब भारत का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आया। अब किस तरह से आया इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग की गई है 2018 में। कहाँ पे? भारत में। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग क्या होती है भाई? देखिए, ये बाघ आप देख रहे हैं, इनको ऐसे तो ट्रैक करना मुश्किल है ना। कभी
किसी तरह से हमले कर देते हैं या कोई चीज़ें हो जाती हैं, तो इनको क्या किया जाता है, मतलब ऐसा चौथी बार हुआ है कि इनको ट्रैक करने के लिए कैमरा ट्रैपिंग लगाई गई। वो कैमरा मैं आपको दिखाना भूल गया, नहीं तो मैं उसको ऐड करता। वो कैमरा इस तरह के होते हैं, उनको पेड़ों में लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो जिससे ये इनके चिन्हों को, जो इनके पैर होते हैं, इनको ट्रैक करके ये पता लगाते हैं कि कितने बाघ हैं हमारे पास और कितने नहीं है, या कितनी संख्या है इनकी, ठीक है ना। इससे इसको ट्रैक करते हैं। देखिए, पहला जो इस तरह की ट्रैकिंग हुई थी वो 2006 में हुई थी, ठीक है, ये 2006 है। दूसरी जो ट्रैकिंग हुई थी 2012 में हुई थी। तीसरी ट्रैकिंग जो हुई थी वो 2018 में 14 में हुई थी, और जो चौथी ट्रैकिंग है ये 2018 में हुई थी। 2018 की रिपोर्ट, मतलब रिकॉर्ड अब जो है जाके दर्ज हुआ है कैमरा ट्रैपिंग के मामले में, ठीक है ना। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग के मामले में भारत का, ठीक है ना। 4 साल में एक बार ये ट्रैपिंग होती है, जैसा मैंने आपको बताया 2006, 2012, 2014 और 2018, 4 साल में एक बार होती है। दुनिया में पाए जाने वाले 100% में से, ये देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दुनिया में पाए जाने वाले 100% में से 75% बाघ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। टाइगर जो है वो भारत में पाए जाते हैं। अच्छा, अब भारत में कहाँ कहाँ और कितने कितने पाए जाते हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एमपी में 526, ये संख्या तो बहुत मुश्किल है पूछना, लेकिन संख्या भी पूछ सकता है आपसे, रेशियो पूछेगा। एमपी में 526, कर्नाटका में 524 बाघ पाए जाते हैं, और यहीं पे उत्तराखंड में 442 बाघ। ये है बाघों की संख्या है जो अलग अलग राज्यों में भारत के पाई जाती हैं। होपफुली आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो, ठीक है ना। चलिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। लेबनान में शांति के लिए तैनात भारतीय सेना की बटालियन को UNIFIL यानी यूनिफिल पर्ण पुरस्कार दिया गया है। यानी एक तरह से जीते हैं कहाँ से? लेबनान में, लेबनान ने इनको दिया है। अच्छा, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शांति यूनिफिल पर्ण पुरस्कार किसको दिया गया है, तो भारतीय सेना की बटालियन को दिया गया है। किसके द्वारा? लेबनान द्वारा। ये किस तरह का पुरस्कार है? इस तरह का पूछ सकते हैं, शांति पुरस्कार है एक तरह से, ठीक है ना। चलिए, गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। ये भी चीज़ आपको पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन भारत में किसको दिया गया, किस सरकार को दिया, मतलब तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश के नादौन एक जगह है, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, नादौन कहाँ पड़ती है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, नादौन के हमीरपुर जगह में, ये जिला हमीरपुर है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ये नादौन पुलिस स्टेशन है, इनको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को स्थायी नौकरी खोजने में के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया। असीम पोर्टल का देखिए फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाएगा? जितने भी इस पोर्टल में लोगों को जोड़ा जाएगा, एक जितने भी इन लोगों की प्रोफाइल एक तरह से बनेगी, ठीक है ना। और इनको अलग अलग कंपनीज़ की तरफ से ऑफ़र आएंगे, और इनकी स्किल्ड को जो है निखारने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। तो ये एक तरह से पोर्टल जो है वो जॉब पोर्टल एक तरह से आप बोल सकते हैं, सीम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। चलिए, UNDP द्वारा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। अच्छा, ये चीज़ देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि कई जो है वो जब डेज़ जो है इंपॉर्टेंट डेज़ जो है वो मनाए जाते हैं तो उनकी थीम पूछी जाती है। तो अगर ये कब मनाया गया था, पहली चीज़ आपसे पूछी जाएगी, तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, और इसी दिन मनाया गया था, ठीक है ना। और इस बार क्या किया गया था, इस साल की थीम क्या थी? राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल एमिड द कोविड-19 पैंडमिक। मतलब इस जो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं भारत में, मतलब जैसे लोग जो है वो काम पे नहीं जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर की महिलाओं पे गुस्सा निकाल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसीलिए ये थीम निकाली गई थी, राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल एमिड द कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है ना। ये आपको थीम याद हो गई होगी। चलिए, हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन के तथा ईरान में $400 बिलियन के व्यापार समझौते का दावा किया है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है एक तरह से भारत के लिए। क्या होती है भाई, तो इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, इसको एक तरह से ड्रैगन लाइन डील कहा गया है, ड्रैगन लाइन डील कहा गया है। और भारत को इससे किस तरह का नुकसान होगा ये भी जान लीजिए। देखिए, $60 बिलियन में CPEC बना था, किसमें?
चीन के और पाकिस्तान के बीच में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो कितने में बना था, $60 बिलियन में बना था, ठीक है ना, पाकिस्तान और चीन के बीच में। लेकिन अब क्या हुआ है, 25 साल के लिए 400 बिलियन, ये जो ईरान के साथ समझौते हुए हैं इसमें क्या हुआ है कि 25 साल के लिए, कितने साल के लिए, 25 साल के लिए $400 बिलियन की डील की गई है। किसने की है, चीन ने की। किसके साथ, ईरान के साथ। इसमें क्या क्या आया है भाई, इसमें किस किस तरह से हेल्प करेगा चीन, बैंकिंग के सेक्टर में बूस्ट करेगा ईरान को, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बूस्ट करेगा, और 5G टेक्नोलॉजी जो है वो दिएगा, और हाई क्वालिटी के वेपन्स जो है वो प्रोवाइड करवाएगा ईरान को, है ना। वैसे आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शन के बाद ईरान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, ठीक है ना। और उसके बाद अब इसको देखिए, चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा माइंडेड एक तरह से आप बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ को कैसे कैप्चर किया जाएगा, ये कोई चीन से सीखे अलग अलग जगह में एक तरह से ट्रैप करके देशों को, और ज़्यादा ज़्यादा उनको एक तरह से आप बोल सकते हो कि पैसे दे के उनको अपनी तरफ करना, ये चीन की बहुत पुरानी नीति है। और इसी के अंदर ईरान जो है वो अब फंस चुका है भाई, उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, है ना। ईरान में फेलियर जो चल रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कार्सा एक्ट, जो मैंने आपको बताया अभी कि सैंक्शन लगाए थे, जिसमें कोई भी तेल नहीं ले रहा था ईरान से, क्योंकि उसको भी ट्रेड वॉर का सामना करना पड़ता अमेरिका की तरफ से। लेकिन चीन तेल खरीदेगा, उसने ये बोला है 25 साल तक, कितने साल तक, 25 साल तक तेल खरीदेगा। इससे भारत पर एक खतरा मंडरा रहा है कि भारत पे खतरा क्या मंडरा रहा है कि भारत ने ईरान पे एक चाबहार पोर्ट बनाया था, जिस पर संकट है। क्या है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारत ने एक तरह से चाबहार पोर्ट जो है वो बनाया था, वहाँ पे चाबहार पोर्ट तो बन रहा है, बन गया है एक तरह से आप बोल सकते हो। वहाँ पे एक रेल प्रोजेक्ट शुरू किया था भारत ने, और उस रेल प्रोजेक्ट को इसने, चीन ने बोल दिया है कि हम अब इस, देखिए कार्सा एक्ट लगा था, तो भाई भारत ने भी अपना जो है तेल का जो व्यापार है इससे बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा था, तो वो जो रेल प्रोजेक्ट था वो एक तरह से बंद पड़ा था। अभी चीन क्या कर रहा है, उस रेल प्रोजेक्ट में पैसा अपना डाल रहा है, बोल रहा है हम आपको पैसा देंगे, आप ये रेल प्रोजेक्ट बनाओ। तो अगर रेल प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है, अगर बना रहा है वो, ठीक है ना, अगर रेल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है चीन, तो जाहिर सी बात है ईरान सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी को देगा, है ना। जिसका पैसा लगा है भाई, प्रायोरिटी तो उसी को मिलेगी ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, देखने को मिलेगी। चलिए इसके बारे में और आगे बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं। श्रीलंका कोलंबो बंदरगाह डील पर भारत के साथ पुनः बातचीत के लिए तैयार हुआ। अच्छा, इसमें क्या हो गया है, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या था। देखिए, श्रीलंका, जापान, इंडिया मिलके एक काम कर रहे थे, एक पोर्ट पर, किस तरह, एक बंदरगाह पे काम कर रहे थे। क्या था भाई इसका मेन मोटिव, कि यहाँ पे बंदरगाह पे चीज़ें जो है वो सही की जाएंगी, बंदरगाह को बनाया जाएगा एक तरह से। तो भारत, जापान और श्रीलंका के बीच में जो है व्यापार समझौते एक तरह से हो गए, या कोई भी चीज़ें हैं जो यहाँ से बंदरगाह से माल इधर उधर होता है, तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा सावधानी, मतलब आसानी होगी एक तरह से। लेकिन पोर्ट पर कार्य कर रहे, यानी इस बंदरगाह पे कार्य कर रहे श्रमिकों यानी लेबर्स ने वहाँ के विरोध किया है कि वो किसी भी विदेशी निवेश को श्रीलंका के अंदर नहीं आने देंगे। अच्छा, इसका क्या रीज़न है, पहले भी इनके साथ ऐसी कोई चीज़ें हुई होंगी। देखिए, चाइना ने पहले यहाँ पे हम्बन टोटा, ये आपने सुना होगा, हम्बन टोटा बंदरगाह है, एक पोर्ट है, प्रसिद्ध पोर्ट है, यहाँ पे बना चुका है। लेकिन उसे हड़प लिया गया, किसने, किसके द्वारा, चीन के द्वारा। क्यों हड़प लिया गया भाई, उसने डेप ट्रैप एक तरह से पॉलिसी उसकी चलती है चाइना की, किसी भी कमज़ोर देश को एक तरह से पैसे दो, उनको अपने जाल में फंसाओ, और जब वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनकी जो लैंड है, उनकी जो ज़मीन है, वो उसको अपने काबू में कर लो, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसने हम्बन टोटा एक तरह से बंदरगाह का निर्माण किया वहाँ पे। अब जब वो लोग पैसे नहीं दे पाए तो इन्होंने इनको हड़प लिया, ठीक है ना। तो अब वहाँ के श्रमिक ये नहीं चाहते हैं कि कोई और विदेशी निवेश आए और वो भी इसी तरह हमारे साथ करें, तो इसलिए वहाँ के लोग ये एक विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी इस पे फिर से बात करने के लिए तैयार हो गया है श्रीलंका, और इस पे भारत से पुनः बातचीत होगी। भारत सेना को मजबूत करने के लिए सरकार ने यूएवी रेवेन अमेरिका और स्पाइक जुगनू इजराइल से खरीदेगी। क्या है भाई इसका पूरा मैटर, हम आपको बताते हैं। देखिए, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएवी रेवेन की, जो कि अमेरिका से खरीदा जाएगा। क्या है भाई, ये देख रहे हो आप एक तरह से यूएवी रेवेन, ये अनमेन्ड एयर व्हीकल है, मतलब इसको कोई भी बिना आदमी के चलने वाला है। इसको जैसे हम लोग बचपन में हवाई जहाज़ नहीं बनाते थे, उसको पकड़ के ऐसे और उड़ा देते थे हवा पे, वो खुद से उड़ जाता था, है ना, थोड़ी दूर पर जाकर गिर भी जाता था।
कागज़ का बनता था। उसी तरह से ये एक व्हीकल है जो बिना इंसान के, मतलब इसको एक तरह से जैसे ये देखिए इंसान जो है वो मतलब सेना का जवान जो है वो इसको चला रहा है और ये ऐसे फेंका जाएगा बहुत दूर से और ये उड़ने लगेगा हवा में। एक तरह से ये ड्रोन का काम करेगा, ठीक है ना। ड्रोन को ऑपरेट करना पड़ता है, इसको भी ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन ये उससे ज़्यादा एक अच्छी तकनीक का है, ठीक है ना। अच्छा, एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने क्या बताया कि अमेरिका से रेवेन और स्पाइक जुगनू इजराइल से खरीदेगा। रेवेन की खासियत क्या है, रेवेन को एक तरह से RQ-11, क्या RQ-11 बोला जाएगा, मतलब इसका नाम है। और ज़मीन से ये 500 फीट, कितना, ज़मीन से 500 फीट ऊपर उड़ेगा। दूसरा, इसकी स्पीड 45 से 97 किलोमीटर पर आवर होगी। तीसरा क्या है, ये 10 किलोमीटर दूर तक जा सकेगा और हाथ से फेंका जा सके। मैंने जैसे बताया कि हाथ से फेंक रहे हैं, ये 10 किलोमीटर दूर जा सकता है। इसकी जो स्पीड है वो 45 से 97 किलोमीटर पर आवर है और ज़मीन से 500 फीट ऊपर उड़ सकेगा। और जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि लद्दाख जैसी पहाड़ियों पर और भी कई जगहों पर जहाँ पे सेना नहीं पहुँच सकती है और ड्रोन भी कई बार काम नहीं कर पाते, तो वहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ से खरीदा जा रहा है, अमेरिका से। दूसरी चीज़, स्पाइक के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 किलो वजन का है, ठीक है ना। और एक तरह से ये भी ड्रोन का ही काम करेगा, ये भी अनमेन्ड व्हीकल की तरह से आप समझ सकते हो। इसके बाद जैसे ये गया, ठीक है ना, और वापस जब इसको लाया जाएगा तो एक तरह से शायद वहीं पे हो सकता है, अभी इसके बारे में इतना भी नहीं पता चला है, जितनी चीज़ें पता चली मैं बता रहा हूँ, शायद वहीं पे लैंड हो जाए या वहाँ से वापस आएगा। तो किस तरह से लैंड होगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। और ये स्पाइक जो है वो फेंकने के बाद आराम से वापस भी लैंड कर जाएगा जैसी पोजीशन में वो फेंका गया है। तो ये कहाँ से खरीदा जा रहा है, ये इजराइल से ही खरीदा जा रहा है। चलिए, ये आपको दिया गया है और आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से, ठीक है ना। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने फेस मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू करेगा। मतलब इसमें लोगों को एक तरह से अवेयर किया जाएगा कोरोना वायरस के चलते कि वो लोग मास्क लगाएं, ठीक है ना। अच्छा, रोको टोको अभियान अगर आपसे पूछेगा तो आप बता सकोगे कि MP गवर्नमेंट ने शुरू किया था। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। क्या है ई लोक अदालत, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम वापस रोको टोको अभियान पे चलेंगे और कुछ चीज़ें आपको बताएंगे अलग से, ठीक है ना। देखिए, पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में बनाई गई। दूसरा क्या है, इस पर आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल से, इसकी खासियत क्या है कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल से प्रेजेंट हो सकते हैं कोर्ट में। मतलब एक तरह से ई लोक अदालत का यही काम है कि आप जैसे हाजिरी, भाई कोरोना वायरस चल रहा है तो आप जा तो नहीं सकते हो कोर्ट पे, तो व्हाट्सएप को वीडियो कॉल के माध्यम से आप कोर्ट में हाजिरी लगा सकते हो और वहीं पे आपकी नॉर्मल केसेस जैसे हैंडल किए जाते हैं वैसे ही आपका केस भी हैंडल किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है ना। ये चीज़ होगी ई लोक अदालत में। वापस से चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको फिर से बता देते हैं क्या है भाई। बस जैसा हमने बताया, रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें जिसे भी बिना मास्क के पकड़ा जाएगा उस पर 20 रुपये पहली बात जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या दिया जाएगा, 20 रुपये जुर्माना लगा के उसे एक मास्क दे दिया जाएगा। अच्छा, ये मास्क क्यों दिया जाएगा भाई, ये देखिए मास्क से एक तरह से आप छोटे उद्योगों को एक तरह से बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ये लोक जीवन ज्योति के तहत महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा वाला मास्क है। मतलब लोक जीवन ज्योति एक संस्था है, उसमें महिलाएं काम करती हैं और उनके द्वारा जो मास्क बनाया जा रहा है वो रोको टोको अभियान के अंदर दिया जाएगा। जो भी पकड़ा जाएगा इसके अंदर, मतलब 20 रुपये उससे लिए जाएंगे और ये मास्क उनको पकड़ा दिया जाएगा। और इसमें लिए काम कौन करेगा भाई, जाहिर सी क्या गवर्नमेंट बाजार दौड़ेगी, नहीं। इसका काम किसको दिया गया है, नगर पालिका को दिया गया है, लोकल कम्युनिटी को दिया गया है। मतलब जो भी लोकल एरिया में कम्युनिटी हैं, बॉडी हैं गवर्नमेंट की, वो जब इस तरह से जैसे आपका ट्रैफिक हवलदार हो गया, वो चालान काटता है हेलमेट पकड़ने ना पहनने में, इस तरह से जो भी लोग बिना मास्क के देखे जाएंगे उनसे 20 रुपये लिया जाएगा और उनको ये मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे लोगों का अवेयरनेस भी आएगी और ये जो लोक जीवन ज्योति है इन महिलाओं का एक तरह से काम भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। छोटे उद्योग को बूस्टअप मिलेगा। सार्वजनिक उपक्रम NTPC लिमिटेड को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। ये अवार्ड किसको दिया गया भाई, NTPC को। NTPC अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कंपनी, तो ये भारत की महारत्न कंपनी है, ठीक है ना, NTPC। चलिए, और ये किस लिए अवार्ड दिया जाता है, तो ये सोशल एक्टिविटीज़ आप समझ लीजिए कि कोई भी इन्वायरमेंट के लिए काम किया जाए या किसी भी सोशल वर्क को किया जाए, उसके तहत इसको अवार्ड मिला है। किसको, NTPC को। NTPC फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल के आती, ईरान ने भारत की तरफ से देरी के कारण चाबहार रेल प्रोजेक्ट को भारत से वापस लिया। अब ये देखिए, मैं आपको वहाँ पे बता रहा था, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ सेम हुई कि
चाइना क्या है, इसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से हड़पने की कोशिश कर रहा है, भारत के खिलाफ चाल चलने की कोशिश कर रहा है। अब हम आपको यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन आराम से समझाते हैं, आसान भाषा में समझिए। थे कि भारत ने कहा था ईरान में कि 2016 में पीएम ईरान गए थे, ठीक है ना, जहां वार्ता में ईरान अफगानिस्तान और भारत, ये 3 लोग हैं जिनमें बात हुई थी कि ईरान में चाबहार पोर्ट में से यानी चाबहार पोर्ट से जाहेदान सिटी तक रेल लिंक बनाई जाएगी। ये जो रेल लिंक आप देख रहे हैं, इस तरह की रेल लिंक बनाई जाएगी और इसका काम भारत की कंपनी आयरकन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक तरह से ये कंपनी जो है वो काम करेगी। अच्छा, और चीज़ें क्या है, देखिए ये कंपनी सर्वे भी कर चुकी है, कहाँ पे, ईरान में। लेकिन अब जैसे ही मैंने बताया था आपको कि प्रीवियस वीडियो में और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बताया कि काटसा एक्ट वाला सीन हुआ था, ठीक है ना, जिसमें ईरान अब भारत इसका पालन कर रहा था, जिसके तहत ईरान से उसने तेल लेना बंद कर दिया और यहीं से चीन ने फ़ायदा उठाना शुरू किया। क्या फ़ायदा उठाना शुरू किया, इसके बारे में जान लिए। अब इसके साथ भारत में इस परियोजना को भी इन्वेस्टमेंट रोक दिया है भारत ने, और ईरान ने यह कहा था कि रेल लिंक वो खुद डेवलप करेगा। अब ये रेल लिंक कहाँ से डेवलप करेगा भाई, जब पैसे ही नहीं है उसके पास। तो 400 मिलियन इसमें खर्च होंगे, 400 मिलियन इस प्रोजेक्ट में खर्चा होंगे, ये खर्च चाइना देगा और यह भारत के खिलाफ चिंता का विषय है। ठीक है, ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन, आप जान लीजिए। एक सेकेंड, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा और मैं आपको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, जैसा मैं डालता हूँ, तो वहाँ से अभी आप देख सकते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भारत को निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में शामिल किया है। क्या है भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, लोअर मिडिल इनकम वाले जो से देश हैं उनमें भारत को शामिल किया है, ठीक है ना। अच्छा, वर्ल्ड बैंक दुनिया को 4 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है दुनिया को? 4 भागों में। एक होता है लोअर इनकम कंट्री, दूसरा क्या होता है लोअर मिडिल कंट्री, अपर मिडिल कंट्री, और चौथा क्या होता है हाई इनकम कंट्री। ठीक है, ये 4 भागों में वर्ल्ड बैंक बांटता है। लोअर इनकम कंट्री में कितने देशों को रखा है? 28 देशों को रखा है। लोअर मिडिल इनकम कंट्री जो है उनमें कितने देशों को रखा है? इसमें 50 देशों को रखा है। फिर उसके बाद अपर मिडिल में किसको रखा है? 56 देशों को रखा है इसमें। अपर मिडिल को 56 देशों को इसमें रखा है, ठीक है ना। और हाई इनकम कंट्री में 83 देशों को रखा है। किसने? WHO ने। और चाइना इसमें कहाँ है? तो अपर मिडिल कंट्री के में चाइना आता है, यानी 56 में से चाइना भी एक है। अच्छा, और चीज़ें क्या हैं इसके बारे में हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए, पूरे देश की संपत्ति में, यानी जितना भी कोई भी कंट्री जो है वो मतलब एक तरह से उसकी संपत्ति होती है किसी भी देश की, तो उसमें प्रति व्यक्ति आय की कितनी आय आती है उसके हिसाब से इसको काउंट किया जाता है। देखिए, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि किस किस कंट्री को कितने कितने मतलब कितनी कितनी कंट्री को कौन कौन से भाग में रखा गया है। लोअर इनकम कंट्री में कितने, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में 28, लोअर इनकम कंट्री में 28, लोअर मिडिल में 50, अपर मिडिल में 56 और हाई इनकम में 83, ठीक है ना। और भारत कहाँ पे है? लोअर मिडिल इनकम में, यानी इसमें है लोअर मिडिल, यानी 50 देशों में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये दैनिक जागरण जोश की पेपर कटिंग है। वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन बाय इंडियन लेवल 2020 इंटू 2021, चेक द कंप्लीट लिस्ट हियर। अब ये आप देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है ना। वित्त वर्ष 2019-20 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा, मतलब सबसे ज़्यादा खरीदारी भारत ने अमेरिका से की। क्या है भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, यदि एक्सपोर्ट यानी निर्यात ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, यानी जो निर्यात है वो ज़्यादा हो और इंपोर्ट जो आयात है वो कम हो, तो इस स्थिति में ट्रेड सरप्लस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रेड सरप्लस। अगर आपसे पूछ लेता है कि किसी भी कंट्री का ट्रेड सरप्लस क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि जिस भी कंट्री में निर्यात ज़्यादा और इंपोर्ट कम यानी आयात कम हो, तो उस स्थिति में ट्रेड सरप्लस में कहलाएगी वो कंपनी, ठीक है, कंट्री। और यदि इंपोर्ट यानी आयात ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट यानी निर्यात कम हो, तो उस स्थिति में ट्रेड डेफिशिएट कहलाती है कंट्री। क्या कहलाती है? ट्रेड डेफिशिएट कहलाती है। अच्छा, ये नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता चल गई। चलिए और बताते हैं। देखिए, 2019-20 में भारत का कुल व्यापार 88.75 मिलियन डॉलर था। किसके साथ? अमेरिका के साथ,
कब? 2019-20 में। दूसरा क्या था? 2018-19 में। कब? 18-19 में यही व्यापार बढ़ के कितना हो गया, सॉरी कम हुआ, कितना हुआ? 87.96 मिलियन डॉलर। पहले कितना था? 88.75 मिलियन। दूसरी बार 19 में, 18-19 में क्या हुआ, मतलब 2019-20 में ये बढ़ा है, ठीक है ना। सॉरी 2018-19 में कितना था? 87.796। 19-20 में कितना रहा? 88.75, ठीक है ना। चलिए, और अमेरिका का क्या सीन रहा उसके बारे में चल देते। 17.42 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ अमेरिका, ठीक है ना। और लास्ट ईयर यही प्रॉफिट 16.86 बिलियन डॉलर का हुआ था, ठीक है ना। और 2019 से 2020 में 81.87 बिलियन डॉलर का फ़ायदा हुआ भारत को, ठीक है ना। और 18-19 में 87, ये पॉइंट आपसे एक पूछे जा सकते हैं, जो यूपीएससी वाले हैं उनके लिए ये पॉइंट जो है वो बहुत मायने रखते हैं। आप एक तरह से सोच सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और 2018-19 में 87.08 बिलियन का व्यापार चाइना के साथ किया था। किसने? भारत ने, ठीक है। और अभी ये घटा है। कितना घटा है? जैसे मैंने आपको बताया कि 19-20 में भारत का कुल व्यापार अमेरिका के साथ 88.75 मिलियन। 18-19 में कितना था? 87.96 मिलियन। अमेरिका का कितना था प्रॉफिट? कितना हुआ अमेरिका से? 17.42 मिलियन का प्रॉफिट एक बार हुआ, और लास्ट ईयर 16.86 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। अब भारत और व्यापार चाइना के साथ, भारत का व्यापार चाइना के साथ कितना था? 2019-20 में 81.87 बिलियन था, और 2018-19 में 87.8 मिलियन था। मतलब चाइना के साथ इसका व्यापार घटा है, ठीक है। चलिए, ये आपको पढ़ने को दिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। गूगल ने भारत में 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। कितना? 10 बिलियन डॉलर का डिजिटलीकरण कोष लॉन्च किया है। क्या है भाई? नेक्स्ट 5 ईयर में, कितने? अगले 5 साल में यह इन्वेस्टमेंट खत्म होगा। मतलब पूरा 10 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले 5 साल तक करेगा गूगल। और ऑनलाइन एजुकेशन में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी गूगल कंपनी जो है वो। अलग अलग सेक्टर्स में पैसा डालेगी और ऑनलाइन एजुकेशन को बड़ा बूस्टअप करेगी, ठीक है। ये देखिए कुछ इसकी पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व मलाला दिवस मनाया गया। ये क्या है भाई? विश्व मलाला दिवस। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सबसे कम उम्र में पाए जाने वाला नोबेल प्राइज़ विनर जो है वो 2014 में इनको बनाया गया था। इन्होंने वुमेन की एक तरह से एजुकेशन के लिए, मतलब महिलाओं को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी और बहुत ज़्यादा एक तरह से आंदोलन किए थे। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था अच्छे काम के लिए, ठीक है ना, सोशल फील्ड में वर्क करने के लिए। और इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व मलाला दिवस भी मनाया गया है। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछ सकता है। ये कहाँ की है? पाकिस्तान की है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के दर्पण पोर्टल ने राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता, ठीक है। अच्छा, क्या था भाई पोर्टल में? ऐसा क्या है कि ये जीता है अवार्ड? तो इसके लिए जान लेते हैं। ये पोर्टल और मोबाइल ऐप था, तो इसको एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला। क्या था इस पोर्टल में ऐसा खास? तो इस पोर्टल वो सभी योजनाएं डाली गई थी, मतलब वो सभी योजनाएं जो लिस्ट की गई थी जो राज्य में चल रही थी, जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो और उसको पता चल सके टाइम टू टाइम इस पोर्टल पर जाकर, किसमें? दर्पण पोर्टल में जाके, कि कौन से राज्य में क्या क्या, मतलब सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सी योजनाएँ चल रही हैं, किस किस जगह में, और लोग किस किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, एक तरह से आप बोल सकते हैं। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात 16 जुलाई को अपना पहला मिशन मंगल प्रक्षेपित करेगा। यानी यूएई 16 जुलाई को मिशन मंगल भेज रहा है। अच्छा, इस मिशन को नाम दिया गया हॉप मिशन। आपसे पूछ सकता है कि जो यूएई ने अभी 16 जुलाई को मिशन भेजा है वो किस में, उसका नाम क्या था? तो हॉप मिशन। क्या था इसका नाम? हॉप मिशन इसका नाम था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मतलब लॉन्च कर रहा है यूएई, लेकिन इस पे काम कौन कर रहा है? क्या यूएई ने बनाया है, मतलब जो सैटेलाइट जाएगी? नहीं भाई, यूएई ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ जापान ने किया है। अच्छा, जापान से टेंजिन सीमा एक आइलैंड है, वहाँ से ये छोड़ा जाएगा ये सैटेलाइट। और जापानी रॉकेट H2A इस ये रॉकेट का नाम है, या इससे छोड़ा जाएगा, ठीक है। और ये मित्सुबिशी कंपनी, जापान की कंपनी है मित्सुबिशी,
उसने बनाया है। क्या? मंगल मिशन का ये जो रॉकेट है। अब भाई जापान क्यों भेज रहा है, उसमें यूएई का नाम क्यों आ रहा है, इसके बारे में जान लीजिए। ये कि यूएई सिर्फ इस मिशन की फाइनेंस कर रहा है, मतलब इस मिशन पे जितना ही पैसा लग रहा है वो सिर्फ यूएई दे रहा है। किस लिए? इन्होंने, यूएई वालों ने कहा है कि हम अपने देश के जो भी छात्र हैं उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये इस पे खर्च कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक तरह से पढ़ने का मौका मिले और वो भी एक तरह से मोटिवेट हो कि हमारा देश इस तरह से तरक्की कर रहा है और हमें भी करनी चाहिए। तो ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए, बच्चों की मोटिवेशन के लिए ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करवाते हैं। इस सैटेलाइट का खर्चा कितना है? 200 मिलियन। मतलब जापानी कंपनी मित्सुबिशी है, ये इसको लॉन्च करेगी और इसका खर्चा जो है वो पूरा यूएई उठाएगा। 2019 में एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष भेजा था। किसने? सोयूज़ में रशिया की एक कंपनी है, 8 दिन के लिए। ठीक है, फरवरी 2021 में ये पहुंचेगा और ये मंगल के चारों तरफ घूमेगा, उतरेगा नहीं, ये मंगल के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है ना। तो ये एक न्यूज़ थी जो निकल के आई थी। ठीक है ना। और आप पहुँचे कि मतलब सॉरी, आप अगर पूछते हैं कि भारत के साथ ऐसा कब हुआ, तो भारत ने 5 नवंबर 2013 को ही मिशन मंगल भेजा था, जिसके ऊपर एक मूवी बनी थी अक्षय कुमार जी की। ठीक है ना। और ये 24 सितंबर 2014 में जाके पहुंचा था, भारत का जो मिशन है। तो अभी ये जो मिशन है 16 जुलाई को भेजा जाएगा यूएई वाला, तो अभी ये कब पहुंचेगा इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपको पता चलना चाहिए। चलिए, अमेरिका और चाइना भी इसके अलावा जुलाई में मिशन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है ना। और अमेरिका, चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। अमेरिका का जो मिशन है परसर्वेंस, परसर्वेंस एक तरह से मिशन का नाम है, मिशन परसर्वेंस। और चाइना की जो मिशन है वो ताइनवेन फर्स्ट मिशन का नाम है, जो मंगल पे जाएंगे। ये दोनों देश, अमेरिका और चाइना, अपने अपने मिशन भेज रहे हैं। भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने देश का पहला स्वदेशी 5G नेटवर्क बनाने की घोषणा की है। देखिए, इसने जियो ने बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट किए थे अभी हाल ही में। ठीक है ना। और इन्होंने कहा था कि जियो ग्लास, जियो मीट, जियो मार्ट और इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो अलग अलग जो है वो योजनाएं वो लॉन्च करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा था कि भारत सरकार इनको केवल परमिशन देती है, तो वैसे जैसे ही इनको परमिशन देती है वैसे ही ये 5G स्पेक्ट्रम लगाने की और देश में 5G को लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए, इन्होंने बोला कि हमारा सब कुछ तैयार है, बस हमको परमिशन चाहिए। और इन्होंने, देखिए, एक जियो ग्लास करके एक इक्विपमेंट बोल सकते हैं आप, ये 75 ग्राम्स का है। ये हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और मोबाइल इसमें क्या होगा, इसकी खासियत क्या है, देखिए मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गई। ये देखिए लेंस लगा है ऊपर छोटा सा, मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा और आप 3D इमेज जो है विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी कमरे में बैठे हो, अभी कोरोना पैंडेमिक चल रही है, तो आप जो है वो मीटिंग्स नहीं कर पा रहे, तो आप किसी भी कंपनी की अगर मीटिंग हैंडल करना चाहते हैं या किसी कंपनी में मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप इस चश्मे को पहन लेंगे और आपको अलग अलग जगहों में, मतलब आपके सामने ऐसा लगेगा कि आप सच में मीटिंग कर रहे हो और आपके सामने 3D इफेक्ट में लोग बैठे दिखाई देंगे और उनके सामने आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो अपनी, और अपनी बातें भी कर सकते हो। एक तरह से वर्चुअल मीटिंग आप एक तरह से कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन्होंने बोला ये बन गया, आप ये कब लॉन्च करेंगे देखते हैं इसके बारे में। रिलायंस जियो टू लॉन्च मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क, मुकेश अंबानी, ये आप निकल के आइए। अच्छा, इन्होंने इसके अलावा जियो मीट करके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप भी लॉन्च करने की, मतलब ये ऐप चल रही है हालांकि, और इसके बारे में भी इन्होंने बताया। जियो मार्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फेसबुक ने 43,500 कुछ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता, 9.99% इन्होंने शेयर खरीदे थे, परचेज़ किए थे जियो के अंदर। तो ये मिल के जियो मार्ट का लॉन्च करेंगे जल्दी, इसके बारे में यहाँ बताएंगे जैसे ही लॉन्च होता है। तो 18 साल, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। 18 सालों में पहली बार भारत का निर्यात आयात से ज़्यादा रहा है। ठीक है ना। मतलब निर्यात इन्होंने सबसे ज़्यादा किया है, आयात मंगाया कम है और बेचा ज़्यादा है। 18 साल में पहली बार। जून 2020 में भारत ने एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम किया है। कितने का किया है, मतलब लाभ कितने का हुआ है भारत को? 790 मिलियन डॉलर का जो है वो प्रॉफिट हुआ है भारत को। और जून 2019 में भारत का एक्सपोर्ट कितना गया है? 25.8 बिलियन इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। और 2020 में यही एक्सपोर्ट घट के 21.1 बिलियन का हो गया है। ठीक है ना। तो कम सामान बेचा तो लेकिन लाभ हुआ। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, जून 2019 में 25 बिलियन का हुआ था और 2020 में 21 बिलियन का। ठीक है। अच्छा, आप ये भी बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे कि ये तो प्रॉफिट हुआ, अच्छा हुआ। देखिए, प्रॉफिट तो हुआ एक तरह से, आप ये बोल सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि देखिए कोरोना पैंडेमिक चल रही है, तेल खरीदा नहीं गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरत की हैं उनका काम किया ही नहीं गया, बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर थोड़ी कम रही। तो जब परचेजिंग पावर और तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है देश का पैसा बचेगा। ठीक है ना। तो ये एक
आप तरह बोल सकते हैं आम बात है, ठीक है। अगर ये कोरोना पैंडेमिक ना आती तो खर्चे वैसे ही ज़्यादा बढ़ते रहते और इनमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने इजराइल के साथ एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक के लिए आपातकालीन खरीद के लिए अनुबंध किया। क्या है भाई, स्पाइक खरीदेगा, एंटी टैंक मिसाइल है इजराइल से। इसकी खासियत क्या है, जहां इसको टारगेट किया जाएगा, ये आप मिसाइल देख सकते हो एक सैनिक के लिए है, जहां इसको टारगेट किया जाएगा, जैसे इस जगह टारगेट किया जाएगा तो ये निकलने के बाद इसी जगह पे विस्फोट करेगी और इधर उधर भटकेगी नहीं। बहुत ज़्यादा होती हैं जो इधर उधर भटक जाती हैं मिसाइलें, ठीक है। चले, ये इसकी खासियत थी। किससे खरीदेगा, इजराइल से। नाम क्या है इस मिसाइल का, स्पाइक। चलिए अल्प पोषित बच्चों को सहारा देने के लिए यूनिसेफ ने फिक्की के साथ मिलकर इमेजिन अभियान शुरू किया। इसमें अल्प जो पोषित बच्चे हैं, जो कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जो यूनिसेफ और FICCI ये दोनों मिल के एक तरह से उनको फंडिंग प्रोवाइड करवाएंगे और उनके जो पोषण का कार्य है बच्चों को अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी हेल्प करेंगे। मैं आपको यूनिसेफ की जो है वो अगली वीडियो में लाऊंगा, यूनिसेफ को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। उसके बारे में सारी चीज़ें हम आपको वहाँ बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये पहले चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा जी, इनको एशियन डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। चलिए और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा, देखिए ADB के बारे में पूछा जाएगा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा जी। इसके प्रेसिडेंट के बारे में अगर पूछ लेगा तो मता शुक असाकावा, ये कौन है, प्रेसिडेंट है ADB के। अच्छा, ADB की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। किसकी, ADB की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 6वें स्थान पर रखा गया। मतलब एक रिपोर्ट इंडेक्स निकलता है, जैसे अलग अलग इंडेक्स लॉन्च होते हैं वैसे ही इंडेक्स लॉन्च होता है। जैसे आप फोर्ब्स मैगजीन देखते होंगे, आपने कई बार फोर्ब्स मैगजीन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये एक रिपोर्ट भी निकलती है, इसमें 6वें बिलियनियर के रूप में निकल के मुकेश अंबानी जी आए हैं। इसमें टेक कंपनी के इलन मस्क जी भी हैं और गूगल फाउंडर सुंदर पिचाई भी हैं। तो इसमें 6वें नंबर पे, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस जी हैं, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया था, ठीक है ना। और किसके साथ मिलके बनाया था, तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और पहली बार ये कब मनाया गया था, 2014 में मनाया गया था पहली बार। थीम इस बार की क्या थी, जो आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्किल फॉर रेजिलेंट। देखिए आप मेरे मार्कर पे फोकस मत किया करिए, ठीक है ना। मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ, उस पर फोकस किया करिए, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मेरे पास इक्विपमेंट वगैरह है नहीं, तो मार्कर पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ, ये इस बार की थीम थी, ठीक है ना। और कहाँ मनाया गया था, UN जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है। अमेरिका ने चीन द्वारा फ़ायदा उठाने के कारण हांगकांग को दिया विशेष व्यापार अनुबंध को रद्द किया। अभी ये बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल न्यूज़ है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको आराम से समझिएगा। मैं एक स्टोरी के टाइप में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए हाल ही में अमेरिका ने हांगकांग को दिए विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। विशेष व्यापार दर्जा था, क्या था भाई, देखिए अमेरिका ने चीन के विरुद्ध नई बगावत की है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। लेकिन पहले इसे समझते हैं हांगकांग के बारे में। हांगकांग क्या है, हांगकांग मैटर क्या है। देखिए सबसे पहले यानी शुरुआत में जब ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था तो कई देशों ने तब से हांगकांग भी इनके पास था, किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास। लेकिन इन्होंने ऐसे आज़ाद नहीं होने दिया। एक तरह से यहाँ के लोगों में के लिए कई बार विकास, बदलाव और कई तरह से बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स लाते रहे, तो हांगकांग के लोगों को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो लोग कैद में हैं या वो किसी गुलाम है। वो खुश थे इन सब चीज़ों से। लेकिन जब धीरे धीरे देश आज़ाद होने शुरू हुए, और उससे पहले अगर बात करें तो 1842 की, कब की, 1842 की, तो चीन और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुई, जिनमें ब्रिटिशर्स ने चीन को हराकर उनसे हांगकांग छीन लिया। मतलब पहले हांगकांग चीन के पास था, ठीक है ना। और जब ब्रिटिशर्स अब सब देशों को गुलाम बना रहे थे, तो 1842 में इन्होंने चीन से हांगकांग छीन लिया। लड़ाई में भाई जाहिर सी बात है, लड़ाई में हार गए, तो वो इन्होंने चीन से छीन लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स ने चीन को हराकर उनसे हांगकांग छीन लिया। लेकिन 1997 में यह हांगकांग ब्रिटिशर्स का ही रहा, 1997 तक। कब तक,
1997 तक, कब से 1842 से 1997 तक ये हांगकांग ब्रिटिशर्स का ही रहा। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसे चाइना को सौंप दिया। क्या शर्त रखी? ये शर्त रखी, देखिए किस लिए सौंपा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं और आपका कोई व्यापार जो है, बिजनेस जो है वो अलग जगह पे इस्टेब्लिश हो, आपका वहाँ से आपने व्यापार तक जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जाहिर सी बात है क्या करोगे, किसी और को वो अपने व्यापार पे बैठा दोगे और आप अपनी मेन जगह पे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, आप वहाँ रहोगे, है ना। तो इसी तरह से इसको प्रॉब्लम होती है ब्रिटिशर्स को, मतलब ब्रिटिश लोगों को, जो राजा महाराजा जो लोग थे, अंग्रेज़ थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी एक तरह से उतना लंबा व्यापार करने में, मतलब उतनी लंबी जगह, मतलब उतनी दूर जाना हांगकांग के अंदर। तो इन्होंने चीन को दे दिया ये, और इसके साथ शर्त रखी कि जो वहाँ लोगों के का रहन सहन है, मतलब जो भी ब्रिटिश हांगकांग के लोगों का रहन सहन है और जो भी पॉलिसीज़ हैं उसे वैसे ही रहने दे, कौन? चीन। और इसे अलग से एक देश के रूप में चलाएगा, ये शर्त रखी किसने? ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। अब अमेरिका की बात करें, अब चलिए अमेरिका की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका ने 1992, कब? 1992 में एक हांगकांग को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, ठीक है। हांगकांग के साथ एक एक्ट, हांगकांग पॉलिसी एक्ट 1992 पास किया और हांगकांग को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया। मतलब यहाँ और अमेरिका, हांगकांग और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील एकदम अच्छे से वर्क करेंगी, और अमेरिका व्यापार करते समय हांगकांग का रास्ता नहीं रोकेगा, या हांगकांग व्यापार करते समय अमेरिका का रास्ता नहीं रोकेगा। एक तरह से दोनों देश एक साथ अच्छे से व्यापार करेंगे, ये समझौता हुआ था 1992 में। लेकिन क्या हुआ फिर, जब ब्रिटिशर्स ने चीन को हांगकांग सौंप दिया, तब बाद में चीन ने हांगकांग को अधिग्रहित कर लिया एक तरह से, और वहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब चीन की अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, वो इनको वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ थोपने का काम कर रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स जब शासन कर रहे थे तो हांगकांग के लोग खुश थे, है ना। तो हांगकांग के लोगों ने ये कहा, एक तरह से बड़े बड़े पैमाने पे विद्रोह करना शुरू किया, और उन्होंने बोला कि हम चीन के साथ नहीं रहेंगे, मतलब चीन को एज अ कंट्री हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चीन हमारे ऊपर शासन करे। तो क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि चीन हांगकांग पर राज करे और चाइना के अंडर में हांगकांग रहे। लेकिन जब विद्रोह ज़्यादा हो गया और वहाँ के लोग अलग अलग नेशन की मांग करने लगे कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, हांगकांग के लोग मांग करने लगे, तब चाइना को लगा कि भाई अगर विद्रोह ज़्यादा हो गया तो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो चाइना ने क्या किया, यहाँ पे चाइना ने एक नया नियम पारित किया। कब पारित किया? जुलाई 2020 में अभी नया नियम पारित किया। क्या किया? नेशनल सिक्योरिटी लॉ, इस नियम को नाम दिया गया नेशनल सिक्योरिटी लॉ। और इसके अंदर यह कहा गया कि अगर हांगकांग के अंदर कोई भी विरोधी बातें करता है, चाहे वो हांगकांग का हो चाहे किसी अदर कंट्री का हो, हांगकांग के अंदर रह के विरोधी बातें करता है, किसी तरह का विद्रोह करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस जो नियम है, इस पॉलिसी को लाने के बाद वहाँ पे विरोध और ज़्यादा बढ़ गया, लोग और ज़्यादा आक्रामक हो गए, और उन्होंने बोला कि ये जो है वो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने चीन को कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, और हमने आपको किस चीज़ के लिए दिया और अपने इसका क्या हाल कर दिया, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब यूके ने इस पर विरोध किया और कहा, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने विरोध किया और कहा कि कोई भी मिनिमम कितना, यहाँ की कितनी आबादी, 1 करोड़ हांगकांग की, और मिनिमम 30 लाख लोगों को हम अभी यूके में रहने की तुरंत नागरिकता देते हैं। अगर यूके से रह के, मतलब चाइना के दबाव में कोई है और यूके में नहीं हांगकांग में नहीं रहना चाहता है, तो उससे हम तुरंत यूके की नागरिकता देंगे। साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रत्यर्पण डील कैंसिल कर दी हांगकांग के साथ, कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये चीन के ऊपर डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे लोग, कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे अपने यहाँ विजय माल्या घोटाला करके भाग गया, तो अब क्या हो रहा है कि अलग अलग कंट्री जो है वो, लंदन जो है वो विजय माल्या को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को वापस कर रहा है ना, वहाँ पे आप बच नहीं सकते। तो इसी तरह प्रत्यर्पण संधि जो है वो कैंसिल की किसने? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने। और ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करके अगर हांगकांग से यहाँ आएगा हमारे यहाँ, तो हम उसको रख लेंगे, वापस देंगे इन्हें, हम प्रत्यर्पण डील जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह से हांगकांग से चाइना से एक तरह से इन्होंने कहा, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ, अब यूएस ने भी अपनी तरफ से एक्शन लिया। यूएस ने क्या कहा कि हम जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तो हमने 1992 में दिया था, वो हम वापस ले रहे हैं। अब ट्रेड डील
जिस तरह ट्रेड डील में चाइना के साथ हम डीलिंग करते हैं, चाइना के साथ इन्होंने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। चाइना के कंपनी हुआवे के वहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने इसी तरह से कहा कि हम हांगकांग के साथ भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि भाई हांगकांग के अंदर में चाइना अपने अंदर में ले रहा है, तो इसलिए चीन को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, ये थी पूरी न्यूज़। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सीरम संस्थान पुणे ने भारत का पहला स्वदेशी न्यूमोनिया संयुग्म टीका न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड विकसित किया। क्या है भाई? देखिए, पहली बात तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि न्यूमोनिया का जो टीका है, वैक्सीन है, वो किसने लॉन्च की थी अभी हाल ही में? तो आप बोलेंगे सीरम इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? पुणे में है। और ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी होने के अलावा इसे WHO द्वारा मान्यता प्राप्त की 170 देशों में अपनी दवा बेच सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोज बनाने वाली ये कंपनी है। कौन सी? सीरम इंस्टीट्यूट। और क्या है इसके, आप अगर इससे CEO पूछें, इससे पहले सबसे पहले किसने आधारित किया था, तो साइरस पुणे वाला ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और अभी इसके CEO, मतलब एक तरह से MD आप बोल सकते हैं, आधार पुणे वाला, सारस पुणे वाला के बेटे जो है वो आधार पुणे वाला इसके MD हैं कंपनी के। ठीक है ना। और दुनिया में सबसे कम दाम में वैक्सीन देने वाली ये कंपनी है। कौन सी? सीरम इंस्टीट्यूट। अच्छा, इस वैक्सीन का पहला ट्रायल 2013 में शुरू किया गया था, जो अभी, जैसे आप बोल सकते हो ये ट्रायल बहुत क्या अभी तुरंत वैक्सीन बना दी क्या? नहीं भाई, 2013 में शुरू हुआ था और अभी अक्टूबर 19 में इन्होंने ख़त्म किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का पहला केबल पर बना रेल पुल अंजी खंड पुल का अनावरण जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। क्या है भाई? इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ये श्रीनगर में बनाया गया है और ये रहा केबल रेल ब्रिज। और पहले भी ऐसे ब्रिज बनाए गए हैं जो तार पे लटकते हैं, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा है कि ये रेल यहाँ पे चलेगी। अच्छा, क्या है भाई इसका? तो ये कटरा से, जम्मू कश्मीर के कटरा से रेसी एक जगह है, वहाँ तक जोड़ेगा ये पुल, वहाँ तक कटरा से रेसई तक चलेगा और जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। भारत का पहला केबल पुल रेल ब्रिज का जो है ये। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि ये रेल ब्रिज किसके ऊपर बन रहा है, ठीक है ना, केबल रेल ब्रिज, तो अब चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है। अच्छा, और क्या है भाई? चेनाब नदी से 331 मीटर हाइट पर है ये, 331 मीटर की हाइट पर। ये जो आप देख रहे हो चेनाब नदी के ऊपर, ये तो एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 331 किलोमीटर हाइट पर, 331 मीटर की हाइट पर है ये पुल। ठीक है ना। अच्छा, और आपसे अगर पूछा जाए कि ये इस पे प्रोजेक्ट पे काम कौन कर रहा है, तो कोंकण रेलवे ये भारत की कंपनी है और कंस्ट्रक्शन काम करती है बहुत ज़्यादा अलग अलग सेक्टर, मतलब अलग जगहों पर। तो ये कोंकण रेलवे इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ठीक है ना। चलिए, IIT दिल्ली ने सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन किट कोरोश्योर विकसित की। क्या है भाई? इसके कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। IIT दिल्ली द्वारा कोरोश्योर किट विकसित की गई। इस किट को HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। और क्या है? किट का आधार मूल्य 399, अब तक की सबसे सस्ती किट है ये। ठीक है ना। ICMR और DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दोनों ने इसकी किट को मंजूरी दे दी है परीक्षण के लिए। ठीक है ना। और अब जैसे ये आएगी मार्केट में तो और परीक्षण बढ़ा दिए जाएंगे। और अभी आपको पता है कि 9 लाख से ज़्यादा पार हो चुके हैं हमारे यहाँ इंडिया में केस। तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है ना। और हमारी वीडियोस देखते रहिए। ठीक है। चलिए, असम ने पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा। देखिए, क्या है भाई? देखिए, असम का रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा। ठीक है। और 1924 में एक चीज़ आप जान लीजिए कि 1924 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था और अभी इसको राष्ट्रीय उद्यान में बदल रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। N चंद्रशेखर टाटा अध्यक्ष और जिम टैकलेट लॉकहीड मार्टिन अध्यक्ष को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 मिला। क्या है भाई? ये देखिए, 2 लोगों को मिला है ये। N चंद्रशेखर जो टाटा के चेयरमैन है, टाटा ग्रुप के, और दूसरा किसको मिला है? जिम टैकलेट। ये कौन है भाई? लॉकहीड मार्टिन कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और ये हथियारों का निर्माण करने वाली कंपनी है। और टाटा ग्रुप के बारे में आप जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसको दिया गया, तो अगर आपसे वहाँ पे एक आंसर पूछता है तो टाटा ग्रुप पे, आप अगर टाटा ग्रुप के बारे में पूछता है तो टाटा ग्रुप लगा दोगे। अगर आपसे जिम टैकलेट के बारे में पूछता है तो जिम टैकलेट लगा दोगे। अगर आपसे 2 ऑप्शन दे के पूछता है तो आप वहाँ पर दोनों को टिक कर दोगे। ठीक है। चले नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान चीन के सहयोग से
पीओके में दाइमर भाषा बांध की नींव रख रहा है। क्या है भाई ये दाइमर भाषा बांध? देखिए भारत ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और भारत कब से विरोध करता चला आ रहा है। इसके बाद भी चाइना जो है वो कर्ज देता चला जा रहा है पाकिस्तान को कि हाँ तुम डेवलप करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आगे खड़े रहेंगे। बस पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि भाई आप धीरे से वो आपको खा जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है उसको चुकाने के लिए। अच्छा, अब इसके बारे में जान लेते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, हमने आपको स्पेशल वीडियो में भी गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में सब कुछ बताया था, वो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाके। उसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बना रहा है, जिसकी आधार शिला रख दी गई है। भारत बहुत ज़्यादा इसको, ऐसा नहीं है कि अभी ये फिर अभी बनाया जा रहा है, इसको 4-5 प्रधानमंत्री आ चुके हैं पाकिस्तान के, हर बार बनाते हैं और बनाते बनाते रोक देते हैं, पैसे की वजह से रोक नहीं पा रहे। लेकिन इमरान खान ने हाल ही में इसका इनाग्रेशन कर दिया है। इसकी आधारशिला एक तरह से आप बोल सकते हैं रख दी गई है। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में यह क्षेत्र हो रहा है और इसका भारत विरोध करता रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत का है और ये विवादित क्षेत्र है, ठीक है ना। अगर ये बन गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। और बन गया तो क्या होगा, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कई जो इलाके हैं वो इस जो बांध बनेगा इससे निकलने वाले पानी में कई जगह वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की डूब जाएंगी, वो स्थान पानी से भर जाएंगे। और अगर ये हुआ तो भारत सख्त कार्रवाई करेगा, भारत ने बोल दिया है। लेकिन भारत कब तक बोलता रहेगा कि भारत को कुछ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। चलिए, और ये कब तक बन के तैयार होगा, तो 2028 तक बन के तैयार होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तान कितना पैसा लगा रहा है। पाकिस्तान 70%, पाकिस्तान की एक कंपनी है पावर कंपनी, चाइना की एक पावर कंपनी है, वो 70% पैसे लगा रही है और 30% पैसा इसका पाकिस्तानी आर्मी लगा रही है। मतलब पाकिस्तान आर्मी इसको बनाने में खर्च कर रही है 30% पैसा, ठीक है ना। अच्छा, और पाकिस्तान की आर्मी की पाकिस्तान आर्मी की एक प्राइवेट कंपनी है, वो काम कर रही है इस पर। फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन नाम की कंपनी है पाक की, जो काम कर रही है। इसी के अलावा कोयला प्रोजेक्ट और भी 1-2 प्रोजेक्ट हैं जो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है, और इससे बात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मालदीव्स को $8 मिलियन के स्वास्थ्य उपकरण दान दिया है। क्या है भाई ये स्वास्थ्य उपकरण? देखिए भारत ने मालदीव को 61 द्वीपों के लिए मालदीव के 61 द्वीपों के लिए $8 मिलियन की नगद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंप दिए हैं। ये क्या है भाई, ये हेल्थ फिटनेस प्रोडक्ट हैं, और इनमें भारत ने एक तरह से लड़ने के लिए फिटनेस ज़रूरी है भाई आज के टाइम पे कोरोना पैंडेमिक, तो इसलिए भारत ने इसको हेल्प करी और फिटनेस इक्विपमेंट भेजे हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत और मालदीव्स के बीच कौन कौन से ऑपरेशन हुए, तो आप बता सकते हो वहाँ पे भारत ने मालदीव्स के साथ कई तरह के ऑपरेशन किए हैं। जैसे 1988 में ऑपरेशन कैक्टस था, जिसके अंदर मालदीव्स की सरकार पलटने वाली थी, जिसमें भारत की सेना ने जाके उनकी सरकार को बचाया था, एक तरह से सरकार गिरने से बचाया था। सेकेंड प्रोजेक्ट जो है वो 2014 में हुआ था, सेकेंड ऑपरेशन नीर के नाम से, जिसमें मालदीव्स के लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जिससे भारत ने उन्हें पानी पहुंचाया था। और अभी हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी हुई थी, ठीक है ना। ऑपरेशन संजीवनी थी जिसके अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा थी, मैंने आपको करंट में वो बताया भी था, तो उसको भारत ने दिया था इनको, ठीक है ना, लॉकडाउन के अंदर। चलिए, तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो भारत और मालदीव के साथ हुए हैं, ठीक है। तो ये द हिंदू पेपर की पेपर कटिंग है, अब इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या है भाई इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। देखिए हाल ही में इजराइल ने ईरान के नांदेड़ स्थान पर साइबर हमले किए थे, आपको न्यूज़ में बताया भी था मैंने, आपको पता भी चल गया होगा, ठीक है ना। जिसमें ईरान ने कई ठिकानों पर परमाणविक गतिविधियाँ होती थी ईरान में, और वहाँ पर हमला करवा दिया था। किसने? इजराइल ने, क्योंकि भाई इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान कोई परमाणविक गतिविधियां करे और इनके देश के लिए खतरा बने, तो इसलिए इन्होंने साइबर हमले करवाए थे। साइबर हमले एक तरह से आप बोल सकते हो किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा आप कहीं पे भी बैठ के कोई भी साइबर सिक्योरिटी हमला करवा सकते हो। आजकल ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, और अभी हाल ही में ट्विटर को हैक किया गया था, और ट्विटर में बहुत बड़े बड़े अकाउंट को हैक किया गया था, और उनमें बिटकॉइन नामक एक जो फिरौती है वो मांगी गई थी, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, तो भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी कौन देखता है? सर्टेन। मैंने आपको इसमें करंट में आपको सब बताता हूँ, ठीक है ना। अगर आप नोट्स बनाएंगे, अगर आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपको सब ध्यान होगा। सर्टेन नाम की कंपनी है, भारत की एजेंसी है जो भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी को देखती है, और भारत के लिए साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, और भारत को अलर्ट करती रहती है
टाइम टू टाइम साइबर सिक्योरिटी, साइबर हमलों से बचने के लिए। तो इस एजेंसी ने भारत में होने वाले साइबर हमलों से बचने के लिए और आगाह करने के लिए जल्दी से जल्दी भारत को, इसने इजराइल के साथ समझौता किया और वहाँ की एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी को, इजराइल की एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी को शेयर किया है अपने साथ। मतलब इन्होंने कहा है कि आप ये हमारे साथ शेयर करिए, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि शर्टिन भी अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी से हैंडल कर पाए। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना राज्य के पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया। तो अगर आपसे पूछा जा सके साइबर जो अभियान है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया, तो जिसमें बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो भी साइबर से हमले हो रहे हैं उनको बचाने के लिए अच्छा काम किया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अभी इम्पॉर्टेंट स्टेट के अंदर आज आसाम के बारे में बताएंगे। असम की राजधानी दिसपुर, गवर्नर जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, लेजिस्लेटिव असेंबली 126, नेशनल पार्क पेवार, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग। हिंदी में जान लेते हैं एक बार। असम की राजधानी दिसपुर, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 और राष्ट्रीय उद्यान दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा और मानस, नामेरी, ओरंग, ये इसके यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए ये इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। 17 जुलाई न्याय के लिए विश्व दिवस, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हाल ही में मनाया गया था, ठीक है ना। तो आज का ये करंट टॉपिक्स, ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक था ये यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी, और आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हमने कहीं गलती की तो उसके बारे में भी बताइए, हम उस गलती को ठीक करने की और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और अब हाल ही में हमारी एक एनिमेटेड वीडियो आने वाली, एनिमेटेड वीडियो को हम शूट करना शुरू कर चुके हैं, उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। तो इन फ्यूचर आपको जल्दी एनिमेटेड वीडियो मिलेंगी, ठीक है, जिससे आप अपनी एजुकेशन को और अच्छे से डेवलप कर पाओगे, एजुकेशन स्किल को। चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो देने के लिए, इस वीडियो में इन्वेस्ट करने के लिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।